सुभान अल्लाह जी। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे कैंगरू और किस्म के जानवर, लेकिन ये इंपोर्ट हुआ था इंडिया से। फर्स्ट टाइम 1860 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे सब कॉन्टिनेंट इंडिया से लाया गया। हेलो मेट, हाउ आर यू? ऑस्ट्रेलिया रेड प्लैनेट, बहुत ही हार्श टेरेन, लॉन्ग रिवर्स नहीं है, वार्म वेदर, टॉरेंशियल रेन्स। तो ये सारी सूरत हाल है कि जो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो एक कंट्री भी है एंड इट्स आल्सो ए कॉन्टिनेंट। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पर, और वो कहानी है एक फॉरगॉटन स्टोरी अबाउट मुस्लिम कैमलर्स। जो लोग ऊंट लेकर आए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उनको कैमलर्स कहा गया। और ये लोग अफ़गान थे, ये लोग कराची जो उस वक़्त का इंडिया थे वहाँ से आए। लेकिन एक बहुत ही क्रूशल रोल इन लोगों ने प्ले किया हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, और आहिस्ता आहिस्ता लोग उस सब को भूल गए। तो आज मैं आपको थोड़ा सा कैमलर्स के बारे में बताऊंगा। एक जेंटलमैन था सिडनी हेरल्ड, उसने आइडिया दिया कि क्यों ना हम कैमल्स को लेके आए। क्योंकि हुआ ये कि जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्विक्ट से आबाद हुआ और एक नई ब्रिटिश कॉलोनी बन गई, तो उस वक्त हॉर्सेस जो थे वो लोग ये घोड़े यूज़ करते थे। और ऐसी ट्रेन ऑस्ट्रेलिया की हार्श कि घोड़े, उनको पानी चाहिए, उनको फूड चाहिए, और वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जा नहीं सकते थे। कैमल इंपोर्ट से ये होगा कि कैमल वो जानवर है जो कि इस हार्श एनवायरनमेंट का आदी है, वो ऐसे गर्म इलाकों में रहता है और लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकता है। तो पोर्ट एडिलेड, जो कि एडिलेड के पास ही उनकी पोर्ट है, वहाँ पर 1839 में 10 ऊँट मंगवाए गए कैनेरी आइलैंड से। उनमें से सिर्फ एक बच सका, क्योंकि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगा उनको उन कैमल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, और 9 कैमल्स रास्ते में ही दम तोड़ गए और एक कैमल बचा। और उसके बाद तकरीबन 2-3 साल बाद 2 कैमल्स और लेकर आए इंडिया की पोर्ट से। और वो भी एक तरह का, क्योंकि सिर्फ 2 कैमल्स थे, तो लोगों को दिखाया गया कि देखो कैमल्स हैं, इनको हम इंट्रोड्यूस करने लगे ऑस्ट्रेलिया के। गवर्नमेंट जो विक्टोरिया की थी, उन्होंने फैसला किया कि हम एक्सप्लोर करेंगे कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, और वो बहुत एक्टिव है इस मामले में। और उन्होंने बुर्क एंड विलिस, तो आयरिशमैन मिस्टर बर्क, इसको अपॉइंट किया गया, और इसका एक सेकंड हैंड था जो सेकंड इन कमांड मिस्टर विलिस। बर्क एंड विलिस ने ये किया कि उन्होंने तकरीबन 1940s में 40-41 में लाहौर में एक लेफ्टिनेंट था जॉर्ज से रब्ता किया कि किसी तरह से हमें, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश राज था इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कि हमें कैमल्स अरेंज करके दिए जाएं। और 24 ऊँट जो थे वो कराची की पोर्ट से एडिलेड ट्रांसफ़र होते हैं। और इस तरह से फिर बर्क और विलिस जो हैं, ये अपनी एक्सपीडिशन शुरू करते हैं सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उस वक्त तक कुछ असरात मिले इनको कि गोल्ड मौजूद है। और इसी दौरान बर्क और विलिस की एक एक्सपीडिशन पे जाते हुए मौत वाक़ई हो जाती है। वो हीट एग्जॉशन से इतने निढाल हो जाते हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पाते। 1860 में मिस्टर थॉमस एल्डर ये एक और एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं। 1857 में वो 124 ऊँट ख़रीदते हैं इंडिया से, सब कॉन्टिनेंट से, और उसके बाद उन ऊँटों को ट्रांसफ़र किया जाता है एक शिप ब्लैकवेल पे। 1865 में वो अपना जर्नी शुरू करते हैं, और 1866 में पोर्ट अगस्टस पे ये शिप ब्लैकवेल लैंड करता है। 1860 में जो पहले 3 कैमलर्स लाए गए, उनमें 2 मुसलमान थे और उनमें एक हिंदू था। ये लोग तकरीबन 1860 से लेके 1920 तक 20,000 ऊँट, और तकरीबन हंड्रेड्स में नंबर है जो हैंडलर्स इनके कैमलियर्स हैं, वो भी जो मुसलमान यहाँ पर आए और अपनी लेगेसी छोड़ कर गए।
जो रीज़न्स था जी कैमलर्स को लाने का, वो ये था कि सप्लाई लाइन चाहिए उनको। देखें ना, साउथ से नॉर्थ तक पूरी ऑस्ट्रेलिया देखें कितनी बड़ी टेरिटरी पड़ी हुई, तो सॉफ्ट सैंड, हॉर्सेस जा नहीं सकते, कैमलर्स आ गए, ऊँट आ गए, तो ये सप्लाई लेकर जाते थे, फूड लेकर जाते थे, पानी लेकर जाते थे, तो वापसी पे वहाँ से जो भी रिसोर्सेज निकलते थे, रिटर्न पोस्ट, ये सब चीज़ें, तो एक तरह की एक मेल थी, एक तरह की ये ट्रेन थी, एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड था जिसने उस वक़्त की ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी को इस्टेब्लिश किया। तो रास्ते जब ये जाते थे, आपने सुना अगर नाम, ये देखिए गैन, अभी ये गैन जो है ना, एक ट्रेन है जो कि 3000 किलोमीटर का जर्नी टोटल तय करती है एडिलेड से डार्विन तक, और 2 नाइट्स और 3 डेज़ तकरीबन है, और इसमें टूरिस्ट जाते हैं इस वक्त भी। Inspired by the Cameleers, who first ventured into Australia's deserts in the 1830s, the legendary Ghan has been travelling this timeless land for 90 years. Originally called the Afghan Express, it first rolled into Alice Springs in 1929. Built on resilience, determination. इसका पहले नाम अफगान रेलवे था, और इन्हीं कैमलर्स के नाम पे, क्योंकि ये जो रूट बना, इसी रूट से कैमलर्स सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग साइट्स पे जाते थे, फिर गोल्ड निकलना शुरू हो गया, उसके लिए रेल रोड बननी थी, उसका सामान, उसका जितना भी मेटल, वुड, ये तमाम चीज़ें समझ लें कि कैमलर्स और इन्हीं ऊँटों के ले जाया गया, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की इस कॉलोनी को इस्टेब्लिश किया। अगर ये कैमलर्स ना होते तो ये जो एक जेंटलमैन है नोल मके, ये इस वक्त ऊँटों की हिफाजत करता है, इसने एक ऊँटों का फार्म बना वो मेमरी में कैमलर्स की कोलगाड़ी में, और इसका कहना ये है कि यू कैन नेवर थैंक द कैमलर्स बिकॉज दीज वर people in gold fields owe a lot to the camels and the camel. Without them there would have been a lot more holes in the cemetery there. तो ये इसका मौक़िफ़ था कि अगर ये लोग ना होते तो हम लोग तो यहाँ पे कब्रें बन जाती, इतना हार्श टेरेन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री है, उन्होंने इन कैमलर्स को भुला दिया, इनका उस तरह से शुक्रिया ना अदा किया गया। लेकिन बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी। कैमलर्स ऊँट लेकर जाते अपने जितने भी रास्ते थे, वहाँ पर ये मॉस्क्स बनाते जाते थे, छोटी छोटी मॉस्क्स, प्रेयर एरियाज़ बनाते थे, और जब वापस आते थे वहीं पे अपना कुछ सामान छोड़ कर जाते थे। तो इस तरह से तकरीबन कहते हैं कि 11 मॉस्क्स इन्होंने इस्टेब्लिश की, जिनमें कि मरे मॉस्क 1884 में, ब्रोकन हिल मॉस्क न्यू साउथ वेल्स 1887 में, सेंट्रल एडिलेड 1890 में तामीर हुई, जो कि आज भी सेंट्रल मॉस्क एडिलेड की और बहुत बड़ी मस्जिद है। कोलगाड़ी में इन्होंने एक मस्जिद बनाई 1892 में। पर्थ के अंदर 1906 में मस्जिद कायम की, जो आज भी मौजूद है, और इस पर मैं आपको बाकायदा पूरी डिटेल दूंगा।
सी कम्युनिटी बिल्कुल सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अमीनुल्लाह शमरोज़ अफ़गानिस्तान के इलाके से एज ए कैमलियर आता है और आकर आबाद होता है, जिसकी वफ़ात होती है 1960 तक, और वो आखिरी प्रैक्टिसिंग कैमलियर था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आज भी ब्रोकन हिल में, वहाँ पे ब्रोकन हिल मस्जिद बनती है, वो तो मसमार हो जाती है, लेकिन उसका जो ग्रैंडसन है जिसका नाम है बॉबी शमरोज़, बॉबी शमरोज़ अपने ग्रैंडफादर की उस लेगेसी को लेके आगे चलता है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो अपने आप को नहीं कहता, लेकिन इस वक्त भी वहाँ पर उसी साइट पर जहाँ पे वो ओरिजिनल ब्रोकन हिल मॉस्क थी, इन्होंने उसका रेप्लिका सेम साइट पे बनाया है। उस पर छोटा सा म्यूज़ियम है, जो कैमलियर्स के जो बाकियात बचे उस वक्त के उसने वो संभाल के रखा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। गुलाम बदौला रिंद। गुलाम बदौला रिंद 1917 में शादी करता है एक लोकल कबीले की खातून से, एबोरिजिनल खातून से, मैरीना मार्टिन। होता ये है कि ये जब कैमलियर्स आते हैं, इनको परमिशन नहीं होती कि अपनी ना फैमिली ला सकते हैं और ना, जाहिर है ये वाइट लोगों से तो शादी क्या, ये तो जब इनके जो आबादियाँ होती थी रात को इनके आने पर ओरिजिनल्स और जितने लोकल इंडिजिनस लोग होते थे उनके आने पर पाबंदी होती थी कि वो वाइट टाउन्स के अंदर नहीं आ सकते थे। आबादी से कुछ दूर जाकर इन्होंने अपने आबादियाँ बनाई। इन्होंने एबोरिजिनल जो हैं ख़वातीन, उनसे शादियाँ की और कुछ और नेटिव लोगों से भी शादियाँ की, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिलीज पीछे छोड़कर आए, सालों के लिए यहाँ पर थे। तो इस तरह से इनकी जनरेशन आगे बढ़ी। तो ग़ुलाम जो था, इसकी बीवी अनफॉर्चुनेटली चौथे बच्चे की पैदाइश के वक्त उसकी डेथ हो जाती है। और रूल ये होता है कि मिक्स्ड रेस यानी कि एशियन और किसी और एबोरिजिनल के जो बच्चे हैं, उस वक्त का रूल ये था कि वो उन बच्चों को हॉस्टल में ले जाते थे और उसके बाद वो कभी भी अपने माँ बाप को नहीं देख सकते थे, और वो लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग, इनको शेल्टर होम्स में रखकर पालते थे।
1917 में शादी होती है, उसके बाद इसके बच्चे होते हैं और ये बड़ा एक क्लेवर कदम उठाते हैं कि उनकी हिफाजत करने के लिए कि उनको जो हॉस्टल्स में ना भेजा जाए, केयर होम्स में, तो ये अपने भाई को बुलाता है इंडिया से और बच्चों को वहाँ भेज देता है। और इसके जो बच्चे हैं बाद में वो फाइट करते हैं इंडिया से बैठकर। ओरिजिनल जो इंडिजिनस पीपल की जो रूट्स हैं वो क्लेम करते हैं, उसको कबूल किया जाता है और ये लोग वापस अब आकर ऑस्ट्रेलिया में आबाद हो। ये जो फोटोग्राफ आप देख सकते हैं ये गौहर रिंद, ये ग्रैंडसन है गुलाम बुदाला रिंद का, उसने प्रोवाइड की कि एक हिस्टोरिक पिक्चर है। सो गुलाम रीयूनाइटेड विद हिज किड्स इन 1935 इन इंडिया। तो रिंद फैमिली है, इनकी एबोरिजिनलिटी रूट्स एक्सेप्ट होते हैं और 1970 में ये लोग इंडिया से वापस ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप उनको मिलती है और यहाँ के रहना शुरू करते हैं। ये आपको मैंने बताया इंटीरियर ऑस्ट्रेलिया में सेंटर में एक मरे, ये मरे मॉस्क आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आबादी है कुछ फैमिलीज़ आज भी कैमलियर्स की रहती हैं, जिनमें के पॉपुलर नेम्स जिनके बच्चे मौजूद हैं वो हैं खान, जादोई, मोशा, बालोदा, दादले बलोच, मुल्ला आसिम खान। इनके डिसेंडेंट्स जो हैं ये अभी भी मरे के इलाके में रह रहे हैं। In summary, cameleers were first introduced in Australia in 1840. Camels, trains moved people and goods till 1920 when railroad developed. Cameleers helped to introduce Islam in Australia. And they left a legacy. Australian people should be thankful, and they are, I think, thankful to the cameleers who during this time from 1840 to 1920 built the economy and provided a backbone for the transport modes. कि इसकी वजह से अगर ये लोग ना होते तो शायद इतनी आसानी से ये एक्सप्लोरेशन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की जो मिनरल्स यहाँ पे मिले, गोल्ड माइनिंग हुई, ये सब कुछ शायद ना हो पाता। थैंक यू। Because I have that pride. I'm a Muhammad
and I'm proud of it. Just so I didn't ask them about their heritage and that, you know, what they'd done and where they worked. And it must have been hard. That probably gave Australia the lifeline to the outback. And without them, I don't know who would have opened the outback up. Everything was done by hand, and they'd have a box there to help the big boxes up onto the side of the camels, and I think their life was a pretty strenuous one. Now, when the Afghans came, they charged very low freight rates. They walked the whole way. They got through when there was floods or drought. And so the Teamsters were very angry towards the Afghans.